अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 जो है वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ा। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा, डिफरेंट मेमोरीज़, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में पढ़ा, रजिस्टर, बसेस और इसी तरह से सीपीयू के डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 5 जो है ये नेटवर्क का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क के चैप्टर को। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क हम कहते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या नोड्स को आपस में कनेक्ट करने को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नोड से यहाँ मुराद है आपकी डिफरेंट और डिवाइसेस जो नेटवर्क के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे हब है, स्विच है, राउटर्स वगैरह हैं। तो इनको आपस में कनेक्ट करने को हम कहते हैं कि ये नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क के हमें 3 बेसिक जो हैं यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले के कम्युनिकेशन, दूसरा आपका डाटा शेयरिंग और तीसरा आपका रिसोर्स शेयरिंग। कम्युनिकेशन मींस कि आप वॉइस या वीडियो कॉल्स आप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरे नंबर पे दूसरा जो फ़ायदा है इसका, उसके अंदर आप ये है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी वॉइस को शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, साउंड शेयर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का डाटा आप जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, यानी आप नेटवर्क के थ्रू अपना कैमरा, अपना स्कैनर, हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ वो शेयर कर सकता है। तो ये बेसिक 3 इसके फ़ायदे हैं। इन्हीं से फिर आगे आपके पास जो है वो जितने भी आपके नेटवर्क के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन होती है या डाटा शेयरिंग होती है, वो सारी इन्हीं 3 बेसिक जो है उन फ़वाइद के अंदर आती हैं। डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड बेसिक कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, यानी डाटा कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन है कि डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं, ये डाटा कम्युनिकेशन है। अब डाटा को आपने एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, तो इसके लिए बेसिकली आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले सेंडर वो होगा जो डाटा को सेंड करेगा। अब आगे इसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर वो होगा कि जो डाटा को रिसीव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी स्टेशन से अगर डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है तो टीवी स्टेशन आपका सेंडर है, और आप अपने घर के अंदर टीवी को जो है वो चला के देख रहे हैं, तो आप उसके रिसीवर हैं या टीवी आपका रिसीवर है। नेक्स्ट है तीसरी चीज़, मैसेज आपका डाटा है। ये डाटा आपका टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकती है, या कोई भी आपका डाटा हो सकता है जिसको हम मैसेज कहेंगे। अब सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया और मैसेज हो गया। चौथे नंबर पे मीडियम जहाँ से ये डाटा आपका गुजर के जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 बंदे आपस में बात करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जब वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो दरम्यान में जो एयर है ये मीडियम होता है। आवाज़ में से आपकी आवाज़ जो है गुजर के दूसरे बंदे तक जाती है और वो उसको सुन रहा होता है। अगर आप खला के अंदर हों, वहाँ पे ये मीडियम नहीं होगा, तो 2 बंदे एक दूसरे के साथ बात वहाँ पे करेंगे तो वो एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि दरम्यान में कोई मीडियम नहीं है। तो इसी तरह से जब सेंडर ने डाटा को सेंड करना है और रिसीवर ने रिसीव करना है, तो कोई ना कोई हमें मीडियम चाहिए। तो या तो यहाँ पे वायर यूज़ होंगी या फिर वायरलेस आपका सिस्टम जो है वो यूज़ होगा। वायर्स के अंदर फिर आगे हम देखेंगे कि 3 डिफरेंट टाइप की वायर्स हैं, और फिर वायरलेस के अंदर फिर डिफरेंट टाइप के वायरलेस सिस्टम्स हैं हमारे पास, तो उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। 5वीं चीज़ जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं कि आपका डाटा कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो हैं उसके लेक्चर को सुन रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे कि टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो स्टूडेंट जो हैं आराम से उसको सुनेंगे, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो जो है अपना हाथ खड़ा करेगा और क्वेश्चन करेगा और उसके बाद उसको आंसर दिया जाएगा। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है।
इसी तरह से जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम कहते हैं या हेलो बोलते हैं, और दूसरी तरफ से भी वो इसका जवाब देता है। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ाकार होता है कि किस तरह से आप किसी भी चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इसी तरह से अब जब डाटा कम्युनिकेशन होगी तो दो कंप्यूटर या दो मोबाइल या कोई भी दो डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे के साथ जब वो कम्युनिकेट करेंगी तो कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे कि किस तरह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड किया जाएगा, डाटा पैकेट्स कैसे बनेंगे, उनकी नंबरिंग कैसे की जाएगी, उन पे आईपी एड्रेस कैसे लगाएंगे। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे, इनको भी हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके पास कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो दो मेथड हैं यहाँ पे आपके पास, एक ये है कि सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन। एक तो ये तरीका है आपके पास, दूसरा ये है कि सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। तो ये दो तरह के हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि सेंडर है और रिसीवर है। सेंडर सिर्फ डाटा को सेंड करता है और रिसीवर डाटा को रिसीव करता है। यानी रिसीवर जो है ये वापस सेंडर को डाटा सेंड नहीं कर सकता। यानी एक डायरेक्शन के अंदर डाटा जो है आपका मूव होगा। जैसे आपका कीबोर्ड से जो है सीपीयू के अंदर डाटा जाता है। अब कीबोर्ड से सिंपली डाटा जो है सीपीयू के अंदर जाता है, आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है, कंप्यूटर से वापस जो है कीबोर्ड के ऊपर डाटा आपका नहीं आता। इसी तरह से सीपीयू से आउटपुट डिवाइसेस पे आपके पास डाटा जाता है। सीपीयू आपका सेंडर होता है और आउटपुट डिवाइसेस आपकी रिसीवर होती हैं। जैसे आपका मॉनिटर है या आपका प्रिंटर है, तो सीपीयू से डाटा आपका जो है मॉनिटर पे या प्रिंटर पे जा रहा होता है। प्रिंटर या मॉनिटर से वापस डाटा जो है सीपीयू के अंदर नहीं आ रहा होता। इसी तरह से आपके पास रेडियो स्टेशन है या टीवी स्टेशन है, उनके अंदर क्या होता है कि आपका डाटा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, तो वापस जो है आप टीवी से या रेडियो से डाटा को वापस जो है रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन पे सेंड नहीं कर सकते। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि सिंगल केबल आपकी यूज़ होती है या फिर सिंगल आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें से सिर्फ सेंडर जो है डाटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पास है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या है कि आपका सेंडर जो है वो डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर डाटा को रिसीव कर सकता है, और रिसीवर भी जो है डाटा को वापस जो है सेंडर को सेंड कर सकता है और वो रिसीव भी कर सकता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसीवर। यानी ऐसी डिवाइस जो डाटा को सेंड भी करे और रिसीव भी करे उसको हम ट्रांसीवर कहते हैं। तो इसमें यह है कि दोनों तरफ जो है डाटा सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है। लेकिन होता क्या है कि जब सेंडर डाटा को सेंड करेगा तो रिसीवर उसको सिंपली रिसीव करेगा, उस वक्त में वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। और जब वो रिसीवर डाटा को सेंड करेगा तो सेंडर डाटा को सिंपली रिसीव करेगा, उस वक्त वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। वजह यह होती है कि सिंगल केबल या सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है जिसको एक वक्त में कोई एक सेंडर या रिसीवर डाटा को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज़ करता है। अगर दोनों एक ही वक्त में डाटा को सेंड करने की कोशिश करेंगे तो कुलियन हो जाएगी और दोनों डाटा को सेंड नहीं कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी है जिसके अंदर क्या होता है, जब डाटा को सेंड करना होता है तो बटन जो है प्रेस किया जाता है और उसमें से डाटा को सेंड किया जाता है और बाकी सब जो है उसको डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं। अब जब वो डाटा सेंड कर चुका होता है तो किसी और ने डाटा को सेंड करना होता है, तो वो डाटा को सेंड करने के लिए बटन को प्रेस करता है और वो सेंडिंग मोड में आ जाता है और डाटा को सेंड करता है, और वो बाकी जितने होते हैं वो रिसीविंग मोड के अंदर होते हैं। यानी एक वक्त में कोई एक जो है डाटा को सेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मोड है आपके पास फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या है कि बाई डायरेक्शनल आपकी कम्युनिकेशन होती है और ये फास्ट कम्युनिकेशन होती है। यानी एक वक्त में सेंडर और रिसीवर दोनों डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वजह यह होती है कि इसके अंदर दो केबल्स या आपके पास दो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो होती हैं।
तो एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर या एक केबल के ऊपर डाटा जो है सेंड किया जा रहा होता है और दूसरी फ्रिक्वेंसी या केबल के ऊपर डाटा को रिसीव किया जा रहा होता है। तो फुल डुप्लेक्स आपका जो है ये फास्ट होता है। इसकी एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है कि जब आप एक दूसरे को कॉल कर रहे होते हैं तो आप बोल भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, यानी आपका डाटा जो है वो सेंड भी किया जा रहा होता है और रिसीव भी किया जा रहा होता है। सेकंड मेथड जो हमारे पास है कम्युनिकेशन के लिए, एसिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन को पहले हम देखते हैं। एसिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन में क्या है कि जब आप डाटा को सेंड करेंगे तो आप स्टार्टिंग बिट एक भेजेंगे और डाटा को जब आप ख़त्म करेंगे तो आप स्टॉपिंग बिट जो है एक सेंड करेंगे। इसकी एग्जांपल है आपके पास कीबोर्ड से डाटा जो है आपके सीपीयू में या कंप्यूटर के अंदर जब जा रहा होता है, तो जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो एक्चुअली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो 8 करैक्टर के ऊपर मुश्तमिल होती है, आस्की कोड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर के अंदर भी देखें तो अलग अलग आपके जो है ब्लॉक जो है वो जा रहे हैं, यानी आप कीज़ को प्रेस कर रहे हैं और एक एक ब्लॉक जो है वो आपका कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। अब आपकी स्पीड पे है कि कभी आप तेज़ी के साथ जो है वो जो है डिफरेंट करैक्टर्स को प्रेस कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट करैक्टर ब्लॉक्स जो है वो फास्ट जो है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहे होते हैं, और कभी आप जो है वो स्लोली जो है कंप्यूटर की कीज़ को प्रेस कर रहे होते हैं। अब एक करैक्टर जो है या एक की जो आप प्रेस करते हैं वो 8 करैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसके साथ 2 और बिट जो हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। फर्स्ट 0 बिट जो है वो कंप्यूटर को ये बताती है कि अब यहाँ से डाटा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर 8 करैक्टर्स की आपकी वो कीज़ होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने ए को सेंड करना है, ए का जो सिंबल 65 है, 65 की जब आप बाइनरी बनाते हैं तो वो 100001 के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो फर्स्ट 0 ये बताता है कि ये आपने अब ये डाटा सेंड करना स्टार्ट किया। उसके बाद ए की वो बाइनरी जो 8 करैक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगी वो उस ब्लॉक के साथ होगी, और लास्ट पे एक और बिट जो है उसके अंदर ऐड होगी, यानी आप जो है स्टार्ट बिट बताएंगे, उसके बाद वो की का जो भी उसकी बाइनरी होगी वो जाएगी, और लास्ट पे जो है एक और 1 जो है उसके अंदर शामिल होगा, यानी 10 करैक्टर्स के ऊपर एक आपका ब्लॉक जो है वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा होगा। तो इसमें एक तो ये एक्स्ट्रा डाटा आप भेज रहे हैं कि स्टार्ट बिट और एंड बिट ये एक्स्ट्रा आपका जा रहा है, और इसके बाद फिर आपकी स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि आप फास्टली डाटा को सेंड कर रहे हैं या स्लो डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो एसिंक्रोनाइजेशन जो है उसके अंदर नॉर्मली जो है स्लो डाटा जो है वो सेंड हो रहा होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। दूसरा जो हमारे पास मोड है वो सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन। सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन में क्या है कि डाटा जो है वो सेंड होता है एक स्ट्रीम की शक्ल में, यानी सेंडर जो है डाटा को जब वो सेंड कर रहा होता है तो किसी स्टार्ट या स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रीम की शक्ल में डाटा जो है सेंड होता है रिसीवर की तरफ। तो इसके अंदर फिर जो रिसीवर है वो डाटा को काउंट करता रहता है कि 8 बिट हो गए हैं तो एक बाइट बन गया तो उसका एक करैक्टर बना लेता है, इसी तरह से नेक्स्ट 8 बिट को मिला के फिर वो एक बाइट बना के एक करैक्टर बनाता है। तो इस तरह से रिसीवर जो है बिट की शक्ल में डाटा को रिसीव करता है और उसके बाद फिर उसके बाइट्स बना के करैक्टर्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि डाटा आपका फास्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और इसके अंदर आपकी जो डाटा ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल बिट जो है वो सेंड या रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास दो कंप्यूटर जो आप एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन मोड के अंदर ही एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने कहा कि सेंडर होगा, रिसीवर होगा और कम्युनिकेशन मीडियम होगा, और डाटा होगा और प्रोटोकॉल्स होंगे। तो कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा? कम्युनिकेशन मीडियम जहाँ से डाटा आपका जो है गुज़र के सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर 2 तरह के हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम हो सकते हैं। फर्स्ट वन है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम और सेकंड वन है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम को हम वायर कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, जिसके अंदर केबल्स जो हैं आपकी यूज़ हो रही होती हैं, और अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम को हम वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, जहाँ पे आपकी केबल्स यूज़ नहीं हो रही होती।
गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इसलिए कहते हैं कि जब आप केबल्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान केबल्स लगी होती हैं, यानी डाटा आपने सेंड करना है, सेंडर ने डाटा को सेंड करना है, दरमियान में डिफरेंट डिवाइसेस होंगी, वहाँ से डाटा गुजर के रिसीवर के पास पहुँचेगा, तो ये केबल्स के थ्रू होगा, दरमियान में केबल्स लगी होंगी। तो इसको गाइडेड इसलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ केबल्स होंगी सिर्फ डाटा वहाँ पे ही जाएगा, केबल्स नहीं होंगी तो डाटा जो है दूसरी तरफ नहीं जाएगा। जैसे आपके पास टेलीफोन, आपके घर के अंदर PTCL का टेलीफोन लगा होता है तो केबल्स के थ्रू आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो जहाँ तक केबल लगी होती है वहाँ तक ही आप उसको लेके जा सकते हैं। तो एक गाइडेड मीडियम है कि आपका डाटा हर तरफ नहीं जा रहा। अनगाइडेड मीडियम के अंदर क्या होता है कि क्योंकि केबल्स होती नहीं है, वायरलेस मीडियम होता है, और वायरलेस मीडियम के अंदर आप इसको बाउंड नहीं कर सकते, इसको इसीलिए अनबाउंडेड मीडियम भी कहते हैं। जैसे एक टीचर जो है क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है तो उसकी आवाज़ जो है वो क्लासरूम से बाहर भी जा रही होती है, दूसरे लोग भी उसको सुन रहे होते हैं। तो इसी तरह जब आप बात कर रहे होते हैं और आपके सामने 3-4 बंदे बैठे हों और आप ये कहें कि किसी एक को आपकी आवाज़ आए और बाकियों को ना आए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अनगाइडेड मीडियम है, आपकी आवाज़ जो है हर तरफ जाएगी, यानी आप इसको बाउंड नहीं कर सकते। इसीलिए इसको अनगाइडेड मीडियम या इसको जो है अनबाउंडेड मीडियम भी कहते हैं, जबकि जो केबल्स हैं उनको गाइडेड मीडियम या बाउंडेड मीडियम कहते हैं। अब गाइडेड मीडियम के अंदर अगर हम देखें तो इसमें 4 डिफरेंट टाइप के जो है गाइडेड मीडियम हैं। टेलीफोन केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेज केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं। उसमें सबसे पहले टेलीफोन केबल आपने घरों के अंदर देखी होगी। अब ये 4 केबल्स इसके अंदर होती हैं, कॉपर जो है इसके अंदर होता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर प्लास्टिक होता है, फिर उसके ऊपर एक जो है प्लास्टिक की शीट होती है। 4 केबल्स इसलिए होती हैं कि 2 अब ये डाटा के लिए यूज़ होती हैं और 2 जो है वो वॉइस के लिए यूज़ होती हैं। गाइडेड मीडिया की दूसरी एग्जांपल है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपके घरों के अंदर जो टीवी की केबल होती है उसको हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। ये कोएक्सियल केबल जो है ये सबसे अंदर इसके अंदर कॉपर की केबल होती है, उसके बाद फिर आइसोलेशन के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, फिर उसके ऊपर जो है एक जाली सी बनी होती है और उसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक होता है। ये जाली इसलिए बनी होती है कि ये इंटरफेरेंस को जो है उसको रोकने के लिए होती है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि यानी जहाँ से भी आपकी इलेक्ट्रिक वायर गुजर रही होती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्रिएट कर रही होती हैं, और अगर आपकी ये वायर जो है ये उन इलेक्ट्रिक वायर के पास से गुजरेगी तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा और आपका डाटा जो इस कोएक्सियल केबल के अंदर से गुजर रहा होगा वो इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर एक जाली सी लगाई जाती है जो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरी इलेक्ट्रिक केबल्स की वजह से क्रिएट हुआ है उसको बचाने के लिए ये जो है ये जाली सी इसके ऊपर चढ़ी होती है। नॉर्मली जो कोएक्सियल केबल है ये 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है ये ट्रांसफ़र करती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये तकरीबन 500 मीटर्स तक आपके डाटा को रिलायबल लेके जाती है। रिलायबल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का मतलब क्या है कि अगर आपका सेंडर और रिसीवर ये दोनों 500 मीटर्स तक एक दूसरे से दूर होंगे तो आपका डाटा जो है वो उसी तरह से एक्यूरेट दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक पल्स जो हैं वो गुजर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप डाटा को भेज रहे होते हैं तो +15 और -15 वोल्टेज जो है इसके अंदर से जा रही होती है। तो +15 वोल्टेज वो एक्चुअली 1 को सेंड कर रही होती है और -15 वोल्टेज जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो ये +15 और -15 वोल्टेज जो है ये कम होते होते जो है +5 और -5 या इससे भी कम पे आ जाती है। जब ये इससे भी कम पे आती है तो रिसीवर इसको जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि ये अब ये 1 आया है या 0 आया है। तो इसलिए जो रिलायबल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए डिस्टेंस इनके दरमियान जो है 500 जो है वो मीटर होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो दरमियान में
बूस्टर या रिपीटर यूज़ होंगे। वो बूस्टर या रिपीटर क्या करेगा कि जो डाटा उसको रिसीव हुआ है, यानी उसको +5 या -5 वोल्टेज पे उसको रिसीव हुआ है, तो उसको वो बूस्ट करके +15 या -15 पे कर देगा। तो इस तरह फिर उसको आगे सेंड कर देगा। तो इस तरह से बूस्ट होने के बाद या रिपीटर रिपीट करने के बाद डाटा को आगे सेंड कर सकता है। तो कोएक्सियल केबल यूज़ करते हुए आप मैक्सिमम 3 बूस्टर या 3 रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस तरह का नेटवर्क जो है वो मैक्सिमम 1500 मीटर के अंदर बनाया जा सकता है। गाइडेड मीडियम के अंदर हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है कि आपके पास 4 पेयर होते हैं। पेयर मतलब 2, तो 4 पेयर का मतलब है 8 केबलें आपके पास होंगी। तो ये कॉपर की केबल्स होती हैं, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर फिर शीट होती है। तो इसके अंदर भी 2 तरह की होती हैं, UDP और STP। STP मीन्स के शीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल और UDP अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा शीट उसके ऊपर लगी होगी जो इंटरफेरेंस से इसको जो है महफूज रखेगी डाटा को। और अनशीटेड पेयर के अंदर क्या होगा कि एक्स्ट्रा शीट उसके अंदर नहीं होगी, एक्स्ट्रा जाली उसके अंदर नहीं लगी होगी, तो वो इंटरफेरेंस उसके अंदर ज़्यादा होगा। तो जो शीटेड ट्विस्टेड पेयर होगी वो ज़्यादा वो महफूज भी होगी, यानी मजबूत होगी, और उसके अंदर इंटरफेरेंस भी कम होगी और वो महंगी भी होगी। जबकि UDP जो है ये आपकी सस्ती होगी लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं होगी। तो इसके अंदर जो डाटा है वो मैक्सिमम आप जो है 100 मीटर तक डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर रिलायबल लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा जो है केबल्स लंबी करने की कोशिश करेंगे तो आपके सिग्नल्स इसके अंदर डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह फिर इसके अंदर रिपीटर या बूस्टर जो है उनको यूज़ किया जाएगा। और इसके अंदर ट्विस्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इंटरफेरेंस कम से कम हो, और दूसरा ये कि केबल ये जो है ये मजबूत भी रहे। गाइडेड मीडियम की नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। फाइबर ऑप्टिकल जो है ये आपकी प्लास्टिक और शीशे दोनों से मिलकर बनाई जाती हैं। इसके अंदर एक्चुअली लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। दुनिया के अंदर सबसे जो फास्ट तरीन चीज़ है वो लाइट है। लाइट से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो फास्ट मूव नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर जो है लाइट मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से डाटा जो है बहुत फास्टली जो है वो ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर इंटरफेरेंस जो है क्रिएट नहीं होता। इंटरफेरेंस इसलिए क्रिएट नहीं होता कि नॉर्मल जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल थी या कोएक्सियल केबल थी, तो उसके अंदर क्या था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो दूसरी जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जब दोनों केबल्स एक दूसरे के साथ से गुजरेंगी, एक दूसरे के पास से गुजरेंगी, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, जिससे डाटा जो है आपका ख़राब होगा। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर क्योंकि लाइट जो है वो गुजर रही होती है और लाइट के ऊपर जो है किसी इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी दूसरी चीज़ों का इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होती। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल के 2 फ़ायदे हुए, एक तो ये डाटा ट्रांसमिट करती है फास्टली, और दूसरा ये कि इसके अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं होता है। अब इसके ये तो फ़ायदे हो गए, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बहुत महंगी केबल है। इसके जो कनेक्टर्स हैं वो महंगे हैं। इसको बनाना जो है ये मुश्किल है। इसको जहाँ पे आप इसको जोड़ रहे होते हैं तो ये इंजीनियर्स ही स्पेशल टूल्स की मदद से इनको एक दूसरे के साथ जोड़ रहे होते हैं, इनके कनेक्टर बना रहे होते हैं ये, और ये काफ़ी महंगी जो है ये आपकी केबल होती है। इसके अंदर जब डाटा को सेंड करना होता है तो एक डायोड होता है जिसके अंदर से लाइट जो है वो एमिट होती है, और जब लाइट वो ट्रैवल करती है यानी दूसरी तरफ जो वो लाइट पहुंचती है तो रिसीवर कहता है कि ये 1 आया है, और जब लाइट नहीं जा रही होती तो रिसीवर जो है उसको 0 समझता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनगाइडेड मीडियम यानी वायरलेस मीडियम। गाइडेड मीडियम का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जहाँ पे हम जो है इनको अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐसी बिल्डिंग है जिनके अंदर आप वायर जो है उनकी वायरिंग आप नहीं कर सकते।
या आपका एक ऑफिस है वो रोड के एक तरफ है और आपका दूसरा ऑफिस जो है रोड के दूसरी तरफ है, तो आप केबल्स के थ्रू उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम वायर्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हमें वायरलेस मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसा मीडियम जो बगैर वायर के जो है डाटा को कम्युनिकेट कर सके, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है सेंड कर सके। तो इसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के वायरलेस मीडियम हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वाईमैक्स है, फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर रेडियो वेव्स हैं। इस तरह से बेशुमार आपके पास टाइप्स हैं जो अनगाइडेड मीडियम है। अनगाइडेड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आप डाटा को जो है वो रोक नहीं सकते कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जाए और दूसरी डायरेक्शन में ना जाए, बल्कि ये हर तरफ आपका डाटा जो है ट्रांसमिट होगा। लेकिन जो आपके इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं उसमें सबसे पहले आपके पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या है, ये आप देखते हैं कि सैटेलाइट के अंदर भी यही कम्युनिकेशन आपकी होती है, और जो आपके जो मोबाइल्स टावर्स हैं, एक टावर से दूसरे टावर पे जब आपने डाटा को सेंड करना होता है तो उसके लिए भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ होती है। अगर आप मोबाइल टावर्स को देखें तो इसके अंदर दो तरह के जो है एंटीना लगे होते हैं, एक गोल गोल होते हैं और एक लंबाई में होते हैं। जो लंबाई में लगे होते हैं वो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए होते हैं, जो आपके मोबाइल से डाटा को टावर तक लेके जाते हैं। और रेडियो ट्रांसमिशन की ये खसूसियत है कि वो हर चीज़ में से गुजर जाती हैं, यानी रेडियो सिग्नल्स आपके हर चीज़ में से पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो आप चाहे कमरे के अंदर हों, कहीं पे भी हों, तो आपका डाटा जो है वो आपको रिसीव हो रहा होता है आपके मोबाइल पे, और इसी तरह से आपका डाटा मोबाइल से जो है टावर तक जा रहा होता है, चाहे आप कमरे के अंदर मौजूद हों तब भी। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन आपकी हो रही होती है। जबकि माइक्रोवेव का क्या है कि ये इसके अंदर लाइन ऑफ साइट जो है उसकी ज़रूरत होती है। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए, यानी वो एक दूसरे के सिग्नल को जो है वो सेंड और रिसीव कर सकें, दरम्यान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टावर होते हैं इसके अंदर जो गोल गोल एंटीने लगे होते हैं ये माइक्रोवेव्स के लिए यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इनके ऊपर होती है। तो एक टावर से दूसरे टावर के दरमियान जो डाटा सेंड किया जाता है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू किया जाता है। तो अब ये दोनों टावर बेशक नज़र आने में एक दूसरे को नज़र ना आ रहे हों, यानी आप एक टावर पर खड़े होकर दूसरे टावर को देखें तो वो नज़र आपको ना आ रहा हो, लेकिन इनके दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, या कोई दरख्त नहीं होना चाहिए, कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे के सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हों, यानी दरमियान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सेटेलाइट का डाटा जो आपके डिश के अंदर आता है वो भी माइक्रोवेव्स आपकी होती हैं कि सेटेलाइट और आपकी डिश के दरमियान में कोई चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डिश हमेशा जो है छत के ऊपर लगाई जाती हैं, उनको आप कमरे के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि दरमियान में अगर कोई भी चीज़ आएगी तो माइक्रोवेव्स जो हैं ये उसके अंदर से गुजर नहीं सकती। तो इसलिए सेंडर और रिसीवर दोनों को लाइन ऑफ साइट यानी एक दूसरे के सामने होना चाहिए, तब ये एक दूसरे को डाटा जो है ये सेंड या रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अनगाइडेड मीडियम जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं। सेटेलाइट क्या है, ये आपके पास रिले स्टेशंस हैं। ये ज़मीन के ऊपर जो है 2200 मील या इससे भी ऊपर डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, और ये ज़मीन के साथ ही जो है मूव कर रहे होते हैं। तो ज़मीन से आप डिश के थ्रू जो है डाटा इन पे सेंड करते हैं, और ये एक सेटेलाइट जो है नेक्स्ट दूसरे सेटेलाइट को डाटा सेंड करता है, और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ सेटेलाइट से नेक्स्ट जो है डाटा जहाँ पर आपने भेजना होता है उसके थ्रू फिर दोबारा ज़मीन के ऊपर जो है किसी डिश के ऊपर भेजा जाता है, और फिर वहाँ पे डाटा को रिसीव किया जाता है। तो ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। ये इसके अंदर जो है आपके सेटेलाइट उनको बनाना, उनको वहाँ तक लेके जाना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। और लेकिन डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी डिस्टेंस जब आपके पास ज़्यादा होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आप डाटा को लेके जा रहे होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है इनको यूज़ करते हैं। अब इनकी जगह पे फाइबर ऑप्टिकल जो है यूज़ होती है, जो कि ज़्यादा फास्टली आपका डाटा जो है सेंड कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे बात करते हैं। अगर आपने डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, यानी सिर्फ दो ही कंप्यूटर हैं, तो फिर आपको इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वो सिर्फ 5 चीज़ें ही चाहिए, सेंडर, रिसीवर और दरम्यान में कोई केबल, और फिर आपका प्रोटोकॉल और आपका डाटा।
लेकिन अगर आपने और भी लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, यानी पूरा एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाना है या पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर फिर और डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज़ होंगी। तो उसके अंदर हमारे पास हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है और इसी तरह से और भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हब की। हब आपका यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, यानी आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है। एक कमरे के अंदर आपने 5-6 या इससे ज़्यादा आपने कंप्यूटर जो है मैक्सिमम जो है 255 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हब की ज़रूरत होगी। हब जो है ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, सिंपल इसके अंदर क्या होता है, ये इसको आप यूँ समझें कि जैसे एक्सटेंशन होती है। आपने बहुत सारे जो है चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की वायर के साथ कनेक्ट करना होता है। आपके पास पंखा भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, बहुत सारी चीज़ें आपने एक ही सॉकेट के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, एक्सटेंशन लगा लेते हैं और उस एक्सटेंशन के ऊपर बहुत सारे स्विच होते हैं और उनके ऊपर आप एक के ऊपर टीवी लगा देते हैं, दूसरे के ऊपर फ्रिज लगा देते हैं, तीसरे के ऊपर कोई और चीज़ लगा देते हैं। तो हब भी इसी तरह का है आपका कि आपने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो दरम्यान में एक हब लगाएं और उस हब के साथ आप मुख्तलिफ जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें। तो RJ45 कनेक्टर जो है वो यूज़ होता है, यानी आप एक केबल लेंगे, RJ45 कनेक्टर उसके साथ जो है लगाएंगे और एक उसका सिरा जो है वो हब के साथ लगाएंगे और दूसरा जो है वो कंप्यूटर के साथ लगाएंगे और जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब को इस हब के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट कहलाती हैं जहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब हब जो है ये इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंट किस तरह नहीं होता है कि फ़र्ज़ करें आपने 10 कंप्यूटर जो हैं हब के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 5 को जो है डाटा सेंड करना चाहता है। तो जब कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड करता है तो वो डाटा सारे कंप्यूटर्स पे चला जाता है, सिर्फ 5 के पास नहीं जाता बल्कि सारे कंप्यूटर्स के पास जो है चला जाता है और आपका वो नेटवर्क जो है वो बिज़ी हो जाता है, क्योंकि हब के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो सिर्फ जो है कंप्यूटर 5 को ही डाटा सेंड करे, बाकियों को सेंड ना करे। तो इस पे आगे हम देखेंगे कि हमारे पास स्विच है जो क्या इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास स्विच है। स्विच जो है इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू हब के। हब के अंदर क्या है कि कोई ऐसी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो किसी भी डाटा को जो है वो सर्च करे और उसको देखे कि कहाँ पे भेजना है। जबकि स्विच के अंदर क्या होता है कि ये लेयर 2 के ऊपर और लेयर 3 के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेयर 2 के अंदर क्या है कि आपके पास मैक एड्रेस होता है और लेयर 3 के ऊपर क्या होता है कि आपके पास IP एड्रेस होता है। तो स्विच के पास जब भी फ़र्क करें, आपके पास 10 कंप्यूटर उसी तरह से हैं, तो जैसे ही डिफरेंट कंप्यूटर जो हैं स्विच के साथ अटैच किए जाते हैं, उनमें से कोई भी जो है डाटा दूसरे नेटवर्क पे वो सेंड कर रहा होता है या दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 5 को जो है डाटा सेंड करता है, तो जब स्विच के पास वो डाटा पहुंचता है तो वो उसको पहली दफ़ा तो क्या करेगा, सबको एक जो है डाटा सेंड करेगा। तो उसमें से जो कंप्यूटर 5 होगा वो उसको रिस्पांस देगा कि ये डाटा उसके लिए है। तो स्विच क्या करेगा, उसका एड्रेस जो है अपने पास नोट कर लेगा कि कंप्यूटर 5 जो है ये किस पोर्ट के साथ उसके साथ अटैच है। तो इसी तरह से जितने भी कंप्यूटर उसके साथ अटैच होंगे, स्विच जो है उनका एक टेबल अपने पास मेंटेन कर लेगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो किस पोर्ट के साथ उसके साथ अटैच है। नेक्स्ट टाइम जब डाटा स्विच को रिसीव होगा तो वो सिर्फ उसी पोर्ट पे डाटा को फॉरवर्ड करेगा जहाँ पे डाटा को फॉरवर्ड करना होगा, ना कि वो सारे कंप्यूटर्स पे डाटा को फॉरवर्ड कर दे। तो इसलिए हम कहते हैं स्विच जो है ये इंटेलिजेंट होता है। ये हर एक को डाटा सेंड नहीं कर रहा होता बल्कि वहीं पे डाटा को सेंड करता है जहाँ पे डाटा को सेंड करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपका नेटवर्क बिज़ी नहीं रहता, आपकी केबल्स जो है वो बिज़ी नहीं रहती। कि ये नहीं होता कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 10 कंप्यूटर थे तो हब के अंदर क्या होता है कि जब कंप्यूटर 1 जो है कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड करता है तो वो सारी केबल्स के ऊपर चला जाता है। तो उस वक्त जो है कंप्यूटर 2, 3,
4, उसके बाद 6, 7, 8, 9, ये सब जो है ये बिज़ी हो जाते हैं, उनकी केबल बिज़ी हो जाती है। वो उस वक्त में किसी को अपना डाटा जो है वो सेंड नहीं कर सकते, किसी और से वो रिसीव नहीं कर सकते। जबकि स्विच के अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर 1 ने जो है कंप्यूटर 5 को डाटा सेंड किया है, तो ये सिर्फ कंप्यूटर 1 की केबल और कंप्यूटर 5 की केबल ये बिज़ी हुई है, बाकी सारी केबल जो है वो फ्री हैं। उस वक्त में वो एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर नॉर्मली जो है स्विच को यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ कंप्यूटर एक दूसरे को जो है डाटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। तो स्विच के अंदर एक्चुअली सर्किट थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, तो ये थोड़े से महंगे भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू हब के। नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस है हमारे पास राउटर। राउटर एक्चुअली लेयर 3 के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर जो आपके पास होती है OSI मॉडल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि IP एड्रेस लगता है, और ये राउटर IP एड्रेसेस को एक्चुअली उसको जो है रीड कर रहे होते हैं और उसी तरह से उस डाटा को या पैकेट को जो है आगे राउट कर रहे होते हैं। तो आपने ये नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर जो है यूज़ होते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें यहाँ से डाटा जो है किसी और कंट्री को भेजना है, तो दरम्यान में बहुत सारे राउटर्स होंगे। वो उनका बेस्ट काम क्या होगा, उनका काम ये होगा कि उस डाटा को या पैकेट्स जो है उनको राउट करना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वो फाइंड करते हैं और रिलायबल जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है उसको जो है वो फाइंड करते हैं, यानी बेस्ट रिलायबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को राउटर जो है ये मेंटेन रखते हैं। क्या मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से पाकिस्तान से डाटा जो है अमेरिका के अंदर भेजना है और दरम्यान में एक पाथ जो है उसके ऊपर जो है 15 राउटर लगे हुए हैं, और दूसरे पाथ के ऊपर क्या है कि 10 राउटर दरम्यान में आते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपके पास, जहाँ पे 10 राउटर लगे हैं, ये शॉर्टेस्ट आपकी कम्युनिकेशन है, यहाँ से आपका डाटा फास्ट जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि रिलायबल आपका वो पाथ होना चाहिए। रिलायबल पाथ का क्या मतलब है कि आपने कहा कि वो 10 राउटर वाला जो है ये शॉर्टेस्ट तो है, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि अब यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो क्रिएट हो गई है कि या यहाँ पे पैकेट जो है ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, या यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन स्लो हो गया है। तो रिलायबल आप कहते हैं, फिर दूसरे वाला ज़्यादा रिलायबल है कि बेशक उस पर डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन डाटा आपका वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे आपके पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप नहीं हो रहे। तो नॉर्मली राउटर जो है ये थर्ड लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है, IP एड्रेस को देखता है और उसी हिसाब से आपके IP एड्रेस को आगे जो है डाटा जो है वो राउट कर रहा होता है। तो एक्चुअली IP एड्रेस जो है आपके उसके अंदर फिर दो जो है उसके पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है और दूसरा होस्ट पोर्शन होता है। तो नेटवर्क पोर्शन में राउटर जो है एक्चुअली नेटवर्क पोर्शन के ऊपर ही काम कर रहा होता है, वो देखता है कि किस नेटवर्क के ऊपर ये नेक्स्ट जो है डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। तो फिर लास्ट जब वहाँ पे पहुँच रहा होता है तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर होस्ट तक जो है डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है गेटवे। गेटवे जब आपने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ या डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वहाँ पे आपको गेटवे की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है जोंग से कॉल करते हैं यू फ़ोन के ऊपर। अब जोंग जो है ये आपके पास अलग से नेटवर्क है और यू फ़ोन जो है ये आपके पास अलग से नेटवर्क है। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए एक गेटवे की ज़रूरत होगी, यानी जहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होंगे उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी गेटवे की ज़रूरत होगी। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर भी है, आपके पास जो है एक तरफ आपके पास IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर है, दूसरी तरफ आपके पास नॉर्मल PC है। तो अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन या एक तरफ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो है, दूसरी तरफ लिनक्स है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके जो नेटवर्क होंगे उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको किसी गेटवे डिवाइस की ज़रूरत होगी। चैप्टर 5 को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तक हम इसके फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।